Welcome back to the NCERT series. 8th class NCERT हम डिस्कस कर रहे थे of modern India. Till now we have covered 3 chapters. हम अभी तक 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं. That is India and the modern world, India in the 18th century, the rise and growth of British rule in India. और आज हम डिस्कस करेंगे very important chapter that was the administrative structure under the British rule, or you can say that under East India Company. इसमें हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट. इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? लास्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कन्क्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल की कन्क्वेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश रूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है. इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं? इसमें हम लेजिस्लेशन डिस्कस करते हैं, इसमें हम मिसरूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, इसमें हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिस्कस करते हैं. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. द चैप्टर इज गोइंग टू बी बिट नॉट बोरिंग बट काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव, थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट वाज द फर्स्ट जो इसका जो सब टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट वाज द मिसरूल बाय द कंपनीज ऑफिशियल. मिसरूल्स ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स मतलब तो ऑफिशियल कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे दे वर द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटर्स. अर्ली एडमिनिस्ट्रेटर थे कंपनी का. इनिशियली देयर वाज ओनली वन पर्पस, दैट वाज द रेवेन्यू कलेक्शन एंड दे हैड सम सिविक ड्यूटीज. अब इश्यूज क्या थे कंपनीज के ऑफिशियल्स के? They were ignorant about the Indian administrative methods. They were very much had a great amount of greed for the personal wealth. Of course, they plundered Bengal and brought it on the verge of the ruin. Excessive revenue demand from the peasants and the zamindars. Of course, they forced the Indians traders or they forced the Indian peasant to sell their product at a very cheap price. Cheap price में जो है अपने प्रोडक्ट जो है उसको सेल किया जाए, इन चीजों पे जो है वो फोकस करते थे. और ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकला? ओवरऑल इसका रिजल्ट ये निकला, Indians consider the revenue collector as revenue collector with the tariff. Company officials amassed a huge amount of the personal wealth, बड़ा सारा पैसा इकट्ठा कर दिया. They retired to the luxurious life in Britain, nicknamed as Nawabs. The common people's condition grew wretched, or you can say that they became worst, and of course it resulted into a Bengal famine, जिसकी वजह से 1/3 population जो है वो मारी गई. A section of Indian agents, of course, they become very popular, they become very affluent हो गए क्योंकि they were very close to the British rule. तो जिसका रिजल्ट ये निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए what they did, the British Parliament interfered in the affairs of the East India Company और पहला एक रेगुलेशन लाया गया. इस एक्ट को बोलते हैं और इस रेगुलेशन को बोलते हैं the Regulating Act of 1773. Why it came? Because there was a misgovernance in Bengal by the East India Company. Company of financial crisis, कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस थे जिसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी और उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया. तो से सपोज द लोन वाज सैंक्शन्ड बट इट वाज सैंक्शन्ड अंडर सर्टेन कंडीशन और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? दे रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ओके, इस एक्ट के मेन प्रोविजन क्या है? सबसे बड़ी बात जो है, इट वाज द फर्स्ट, you can say that it was the first direct parliamentary interference in the company affairs. Okay, companies to share civil, military revenue correspondence with the British Parliament. एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लाया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या आए? गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट रहेंगे. गवर्नर जनरल की 4 काउंसिल होगी जिसमें वीटो पावर और उसकी पावर रिड्यूस करने की कोशिश की गई और एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में.
करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। वो क्या किया गया कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगी, प्रॉपर्टी रिटर्न भरेगी कंपनी के ऑफिशियल्स, और पर्पस क्या था, करप्ट प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना। इश्यूज क्या हुए, गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में इश्यूज हो गए जो मैंने डिस्कस किया, दैट वाज 4 लोग थे। अनक्लियर ज्यूरिडिक्शन थी, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। देन एग्जीक्यूशन ऑफ नंद कुमार, दैट वाज एक नंद कुमार का इंसिडेंट आता है, दैट वाज इनटू डिटेल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिसकी वजह से क्या है कि ब्रिटिश कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कंपनी रिमेन वेग। ओके, इसके बाद एक और एक्ट आता है, दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट। दिस act was introduced to the flaws of regulating act and also to increase the East India Company की accountability को भी increase करने के लिए किया गया। Accountability towards whom? Towards that's the British Parliament. Okay? तो यहाँ पे एक ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई। इस एक्ट के मेन प्रोविजन क्या थे इस एक्ट के? दैट इज डिफरेंशिएट किया गया पॉलिटिकल एंड ट्रेडिंग पावर ऑफ द कंपनी, trading power of the company, trading powers given to the court of directors, और पॉलिटिकल एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सो ड्यूल गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गिवन अथॉरिटी ओवर सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री मैटर्स इन ब्रिटिश इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पार्लियामेंट के लोग होंगे जो कंट्रोल करेंगे। पावर को सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम। गवर्नर जनरल स्टिल बाउंड बाय द काउंसिल, काउंसिल की स्ट्रेंथ को 4 से 3 में किया गया। Governor General could dominate with just one supporter. Governor General was given casting power, casting vote or veto power. Territory occupied by the East India Company declared British territory for the first time. This is an important objective. Establish parliamentary supremacy and central control of the company's affairs. Some prominent drawbacks क्या थे इसका? Drawbacks आप देख सकते हो, clash हुई बहुत ज्यादा। गवर्नर जनरल को डिप्राइव किया गया मिलिट्री पावर से, सुप्रीम पावर से, क्योंकि सुप्रीम कमांडर भी ऐड ऑन किया गया। पावर ऑफ गवर्नर जनरल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वर नॉट क्लियरली डिस्क्राइब। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स जो है, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, गवर्नर जनरल की पावर थोड़ी सी बढ़ गई थी इससे। सो दीस वर द सर्टेन ड्रॉबैक्स। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इंटरफेरेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में, वो इस टाइम पीरियड में इशू किया गया। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ही वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज और फादर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के की पॉइंट्स क्या हैं? Misrules by company commercial officials, forced reforms. Why it was introduced? Cornwallis separated commercial and revenue branches. Cornwallis banned acceptance of presents, gave handsome salaries to the official. Entry and composition क्या है? Highly coveted services, aristocratic family से introduce किया गया। Entry through nomination by the company directly initially. बाद में जो है एग्जामिनेशन पैटर्न भी इशू किया गया था, और बाद में 53 में जो है ओपन कंपटीशन रखा गया। ठीक है, तो 1833 में बोला गया कि भाई डायरेक्ट नॉमिनेशन मत करो, कुछ जंग की करो, 1/4 की रेशियो रखो, 4 लोगों को, एक लोग को सिलेक्ट करना है तो 4 लोगों में से एक लोग सिलेक्ट करो। 53 में तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि ओपन कंपटीशन। स्टार्टिंग में कहां से आते थे? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे। सिविल सर्विसेज हाईली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा इनको राइट्स दिए गए थे। इंडियंस को एक्सक्लूड किया गया। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज। 1793 का रूल, नो इंडियंस फॉर द पोस्ट विद 500 पाउंड से ज्यादा जो सैलरी होगी वहां पे इंडियंस नहीं होंगे। सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन रखी गई जुडिशरी इंजीनियरिंग सर्विसेज। एम टू प्रिवेंट इंडियन कंपटीशन। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग कहां होगी? एक फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया, और हैलीबरी कॉलेज जो है लंदन में एस्टैब्लिश किया गया था, बाद में इसको बंद कर दिया गया था। फोकस ऑन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, लैंग्वेज ट्रेडिशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अर्लियर सरकार्स, कलेक्टर्स मैजिस्ट्रेट रहेंगे, कलेक्टर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट हेड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस के ट्रेड्स क्या रहेंगे? फास्ट पावर, दे एंजॉयड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर, बिल्ड ट्रेडिशन ऑफ हार्ड वर्क, नो कनेक्ट विद द इंडियन पीपल, ओनली न्यू सबऑर्डिनेट्स, सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को जानेंगे, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मेन एम टू सेफगार्ड द ब्रिटिश इंटरेस्ट।
मेन एम क्या है, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। नाउ कम टू द जस्टिस सिस्टम, की पॉइंट क्या है, इनिशियल अप्रोच क्या थी, इनिशियली अंग्रेज जो है ट्रेडिशनल इंडियन लॉज के साथ ही थे, पर्सनल लॉज जो है वो किससे गवर्न होते थे, कस्टम्स और स्क्रिप्चर से, और रेवेन्यू क्रिमिनल केसेस डिसाइडेड बाय द रूलर्स एंड अपॉइंटेड जजेस। इंग्लिश लॉज वर्सेस इंडियन लॉज में क्या अंतर है, इनिशियली इंग्लिश जजेस ट्राई टू अप्लाई इंग्लिश लॉ, एक्ट ऑफ 1781 restricted English law to the Englishman only. Need felt for definite code applicable to the all Indian subject. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, चेंजेस जो है वो लाए गए यहाँ पे। ओके, सो कौन कौन से चेंजेस लाए गए, दैट द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 bound courts to form the provision for the Indians, accommodated Hindu and Muslim personal laws, published in English and Indian languages for awareness, laid foundation of justice system, written laws, not based customs, codification के efforts किए गए, इंडियन लॉ कमीशन 1833 में जो है लॉर्ड मैकॉले के अंदर अपॉइंट किया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट सेट किए गए, रूल ऑफ लॉ इश्यूज किया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, देयर वाज नो ट्रू, दिस वाज नॉट ट्रू इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश एंड इंडियंस नॉट रूल्ड बाय द सेम लॉज, separate code of British, only British laws applied to them, so codified laws and codified system were established. तो थोड़ा there was discrimination, no doubt about that. इस discrimination को remove करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश जो है वो इतनी कामयाब नहीं हुई with the passage of time. With the passage of time, it was not so successful. इतना successful हुआ नहीं जितना ये expect कर रहे थे. Okay? Then ब्रिटिशर ने और किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, की पॉइंट्स रिगार्डिंग द ग्रोइंग कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडिया, सेंट्रलाइजेशन एफर्ट्स किए गए कंट्रोल करने के लिए, चार्टर एक्ट 1833 gave गवर्नर जनरल इन काउंसिल फुल अथॉरिटी, नाम भी चेंज किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, अगेन एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कंप्लीट डोमिनेशन हुआ और ये डोमिनेशन जो है 1947 तक ये चलता है। यहाँ पे इंडियंस को एक्सक्लूड किया गया, इंडियंस हैड वेरी माइनर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, नेटिव्स कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गवर्निंग देयर कंट्री, restrictions on appointing Indians to the higher post continue. 1833 का जो एक्ट है, it laid down that no Indian to be debarred from employment at the company, लेकिन बड़े बाद में मौका दिया गया, मौका कब दिया गया, 1861 में, ऐसे अनाउंसमेंट कब की गई थी, 1833 में अनाउंसमेंट की गई थी, ठीक है। सो 1833 एक्ट सेंट्रलाइज्ड पावर अंडर गवर्नर जनरल while continuing to exclude Indians from any significant role in governance despite the principles started in the act itself. सोशल लेजिस्लेशन की बात करें तो सोशल लेजिस्लेशन इन कंसाइज फॉर्म क्या है, विक्टिम्स क्या है, चिल्ड्रन, वुमेन एंड लोअर कास्ट, ठीक है, डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन कस्टम प्रैक्टिसेस, तो इंडिया में भी नो डाउट अबाउट है। इनिशियली अंग्रेजों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सोशल इवल्स किसको एड्रेस किया गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को, रेगुलेशन पास टू स्टॉप द किलिंग ऑफ इन्फेंट गर्ल्स, took long time to eradicate these things. Okay, social legislation में women की position, they were suffering and humiliation from the birth, child marriage, no widow remarriage in some sections, सती system was practiced, सती को abolish किया गया 1829 में, विलियम बेंटिक ने इसको abolish किया। एफर्ट्स कैंपेन किसने स्टार्ट किया था, राजा राममोहन रॉय ने कैंपेन स्टार्ट किया था 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट, इसके एफर्ट्स की वजह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मेड विडो रीमैरिज लीगल फॉर हिंदूज। स्लेवरी जो है दैट वाज आल्सो प्रोमिनेंट। लिमिटेशन क्या थी, रिफॉर्म्स इफेक्टिव बाय स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ब्रिटिशर्स इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, ठीक है। रियल एफर्ट्स बाय इंडियन सोशल लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स मूवमेंट की वजह से ही हुआ। जब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है वो स्टार्टिंग में क्या थी, देयर वाज पाठशालास, देयर वाज मक्तब्स। हायर एजुकेशन में जो है मदरसास थे, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन किसमें होती थी, रिलीजियस टेक्स्ट, लैंग्वेजेस, अर्थमेटिक्स। हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था, ग्रामर, क्लासिकल लैंग्वेजेस, लॉ, लॉजिक्स, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। ओल्ड टेक्स्ट थे, देयर वाज नो न्यू नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन कंपनी इनिशियली company had no interest, they were more interested in economic exploitation. Old education system declined due to land grants being taken over, कुछ support नहीं थी,
ये ब्रिटिशर्स की वजह से, few English medium schools were started by the Christian missionaries. Okay? Early initiatives कौन-कौन से थे? That is कलकत्ता मदरसा 1870-81, बनारस संस्कृत कॉलेज 1891, जो इंडियंस को ट्रेन करते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में बंद कर दिया गया। चार्टर एक्ट में सबसे पहले 1 लाख रुपए देने की बात की गई। ओके, देन उसके बाद यूरोपियन लिटरेचर की बात की गई, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया 1833 में। एजुकेशन का हमारा अलग से टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोली गई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। डिमांड फॉर इंग्लिश एजुकेशन grew rapidly, preference for English knowing Indians in government jobs. ओके, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाए और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि कांटेक्ट विद द मॉडर्न नॉलेज, आइडियाज, न्यू आइडियाज से अवेयर हुए, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, पॉइनियर ऑफ सोशल इकोनॉमी, दे वर ऑल इंडियन एजुकेटेड, दे वर ऑल ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े लिखे, ब्रिटिश सिस्टम के द्वारा पढ़े लिखे लोग थे वो सारे, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे आपके दूसरे लोग। लिमिटेशन क्या है? मीगर रिसोर्सेज से सैंक्शंस पर इनकम नहीं चाहते थे। पर्पस अंग्रेजों का एक ही था कि क्लर्क्स प्रोड्यूस करने। नेगलेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, 90% रिमेन इलिटरेट। देयर वाज अ गैप बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिश उनकी कामयाब हुई नहीं। उसका रीजन यही था कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट, क्लैरिटी थी उसमें। क्लैरिटी क्या थी? क्लैरिटी एक ही चीज की थी, दे वर हियर for the trade, they were here for maximization of their profit. Okay, with this we finish yet another chapter, that was chapter number 4. Please subscribe our channel History Fox. आगे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, पुरानी क्लासेस को रिवाइज करें। 6th क्लास एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके हैं, 7th क्लास एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके हैं और 8th क्लास की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। 6th क्लास के एनसीईआरटी में हमने एंशिएंट इंडिया डिस्कस किया, 7th क्लास के एनसीईआरटी में हमने मिडिवल इंडिया डिस्कस किया और 8th क्लास के एनसीईआरटी में हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।